लास्ट के कुछ दिन बाकी और परीक्षा की घड़ी आ गई, जिसका सालों से इंतज़ार था, पिछले 1 साल से, कि हम आईपीसीसी का एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे। सीपीटी पास किया था तो बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर, है कि नहीं, आईपीसीसी दोनों ग्रुप निकालेंगे, एक ही बार में निकाल फेंकूंगा। कुछ ऐसा ही सपना देखा था ना, नहीं देखा था? खूब मेहनत करेंगे, रात दिन पढ़ेंगे, सीपीटी पास हो गया, अब मेरे लिए आईपीसीसी क्या मजाल। समय बीता 1 महीना, कुछ न कुछ सच्चाई से हम लोग रूबरू हुए कि कोर्स वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो, एहसास हुआ धीरे धीरे, महीने दर महीने बीतते गए, एग्ज़ाम की घड़ी आती गई। काफ़ी पिक्चरें देख डाली इस दौरान, खूब घूम लिए, मस्ती कर लिए दोस्तों के साथ, बहुत देखे तुम लोग, खूब घूमे। अब वो समय नहीं रहा। अब कुछ दोस्तों पर गुस्सा आ रहा होगा कि बगल वाले ने हमको ये धोखा दिया, तो बगल वाले ने हमको ये धोखा दिया, है कि नहीं? हाँ, ये बट ऑब्वियस है कि शुरू में जब समय रहता है तो उस समय हम लोग को उसकी नॉलेज नहीं रहती। जब समय कम हो जाता है तो हमें उसके बारे में पता चलता है कि समय के साथ हमने खिलवाड़ किया, अब समय हमारे साथ खिलवाड़ करेगा। ठीक है ना? पारी पारा, पहले मेरी चांस थी समय के साथ खेलने की, अब समय की चांस है कि वो हमारे साथ गेम खेले। समय तो रेत की तरह हाथ से फिसल जा रहा है, बच्चे ने कहा। समय इसलिए बीत गया क्योंकि आपने उतनी एफर्ट नहीं दी जितने देने चाहिए। आज उस समय की कमी का एहसास हो तो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने उस समय उसकी कद्र नहीं की। लेकिन जो हुआ, हमने अपनी पूरी एफर्ट की, आप लोगों ने भी बेस्ट एफर्ट की होगी घर पे पढ़ाई करके कि हमने मेहनत की, हमने ये किया, हमने वो किया। आज लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं, क्यों ना हम उनको बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। साल भर की मेहनत एक तरफ होती है, लास्ट 1 महीने की मेहनत एक तरफ होती है। साल भर आपने पढ़ाई की, लास्ट का 1 महीना पढ़ाई नहीं की, सब बेकार हो गया। ये लास्ट मंथ में अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर ली और साल भर एवरेज भी पढ़ाई करते रहे तो भी अभी समय कम नहीं है, समय आपके पास पूरा है। पास होने वाले बच्चे के लिए 1 महीना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर रॉ हैंड है, बच्चा पहली बार पढ़ाई करने आईपीसीसी के लिए बैठ रहा है, 2.5 महीना अगर उसको मिल जाए, केवल 2.5 महीना, रात दिन एक करके वो आईपीसीसी का एग्ज़ाम निकल सकता है। आप लोगों ने तो फिर भी सारा कुछ पढ़ रखा है, तो आप लोगों के लिए 1 महीना बहुत सफिशिएंट है। ज़रूरत है सही तरीके से चीज़ों को कंपाइल और कलेक्ट करने की। दिमाग में सारी चीज़ें हैं लेकिन सब स्कैटर्ड मैनर में हैं, सब बिखरी हुई हैं। ध्यान लगाते हैं एक सब्जेक्ट पर, ध्यान जाता है दूसरे सब्जेक्ट पर। तो अब यही 20-25 दिन 30 दिन जो बच गए हैं, इसमें हमें अपना बेस्ट एफर्ट देना है। कैसे देना है, कैसे तैयारी करें इन 25 दिनों में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैसे हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम एंटर करेंगे और कैसे हम बाहर आएंगे। उन 4 दिनों, उन 7 दिनों को कैसे टैकल करेंगे, ये आज का मैटर है। सबसे पहली चीज़ कि सर अब तो हमारे पास केवल शायद आज से इतने दिन बाकी रह गए हैं, हाँ या ना? हम बेस लेकर चलते हैं, आपके पास कितने दिन हैं? 20 से 25 दिन। अगर आप इन 20 से 25 दिनों को ढंग से कंपाइल करें, ढंग से कलेक्ट करें, तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप अपना दिन का समय, अकाउंट्स है, टैक्स है, कॉस्ट है, लॉ है, मेन ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ग्रुप की बात अगर करें तो अगर 2 ग्रुप दे रहा है बच्चा, तो अपने दिन को 2 पार्ट में बांट लो आप। 16 घंटे एक तरफ रखो और 8 घंटे एक तरफ। इन 8 घंटों में हम सेकंड ग्रुप के बारे में सोचेंगे, हम भूल जाएंगे कि फर्स्ट ग्रुप नाम की कोई चीज़ भी होती है।
और इन 16 घंटों में हम फर्स्ट ग्रुप के बारे में सोचेंगे, भूल जाएंगे कि सेकंड ग्रुप नाम की कोई चीज़ भी होती है। जो सब्जेक्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार है, जिस पर मैंने कमांड हासिल कर रखी है, अकाउंट है, कॉस्ट एफएम है, टैक्स है एंड लॉ है, अगर इन 4 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट पर आपका अपना ग्रिप है तो उस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा कम ध्यान दें, थोड़ा सा, उस पर और ज़्यादा मेहनत करने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने बहुत समय उस पर दिया है। इस समय अपनी कमजोरियों को पहचानें। अगर आपको डर लगता है अकाउंट से और टैक्स से, कई लोग कहेंगे सर हमें तो डर लगता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है डर टैक्स में या अकाउंट में, क्या एक एक दिन की छुट्टी है आपके एग्ज़ाम में? क्या एक एक दिन का गैप है? सोचो ये गैप ना होता तो क्या होता। अगर आपको एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले गैप मिल रहा है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, तो आप उस सब्जेक्ट पर और अच्छी ग्रिप पा सकते हैं। कैसे पाएंगे? आपने अपनी कोई 2 सब्जेक्ट अच्छी तरीके से तैयार की। कौन सी 2 सब्जेक्ट? चले बताएं शुभम, कौन सी 2 सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तैयार है इसमें से? टैक्स एंड लॉ। प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है अकाउंट्स में एंड कॉस्ट एफएम में। दिक्कत किस में? तफसीर और टैक्स एंड एफएम में दिक्कत है बच्चे को, यानी हर जगह नहीं प्रॉब्लम। अगर आप अपने दोस्त के साथ बैठ करके मैटर को शेयर करेंगे तो शायद आपका मैटर कभी सॉल्व नहीं होगा। हर बच्चे की इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, किसी को अकाउंट में दिक्कत आएगी तो किसी को केवल टैक्स में दिक्कत आएगी। आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज चुन लीजिए, कौन कौन से वो स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर आपका टैक्स बहुत बढ़िया तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस पर कम समय देंगे। अगर आज तक डेली 4 घंटे का समय देते थे तो अब हम इस पर केवल 2 घंटे का समय देंगे। 3 घंटे का समय देते थे तो 1.5 आवर इज सफिशियंट। क्लियर? लेकिन हाँ, अगर मेरा अकाउंट्स वीक है, अकाउंट्स में मुझे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो हम कोशिश करेंगे जो समय मैं यहाँ देता था उस समय को हम यहाँ पर थोड़ा सा यूटिलाइज करके बढ़ा करके यूज़ करें। साल भर मैंने बिता दिया बिना किसी टाइम मैनेजमेंट के। टाइम मैनेजमेंट मैंने किया ही नहीं। कम से कम अब इन 25 दिनों का तो टाइम मैनेजमेंट किया जाए। आज भी आदत नहीं है कुछ भी लिख कर पढ़ने की। लिख कर पढ़ने का मतलब है कि मैंने दिन भर में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने होने चाहिए। अगर मुझे अकाउंट्स में डर लगता है तो क्या दिन भर में मैंने 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए या नहीं किए? कहाँ से होगा? अगर डेली आज भी 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग करें तो 25 दिनों में 200 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 200 का मतलब पूरी की पूरी किताब सॉल्व हो गई। अच्छे 200 क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत बड़ी बात होती है 200 क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आपका अकाउंट कमज़ोर है तो, अगर टैक्स कमज़ोर है तो टैक्स में डेली 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे। अरे अगर टोटल इनकम के डेली 4 से 5 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल भी कर लिए तो बहुत है, उतना हमारे 50 से 60 क्वेश्चन टोटल इनकम को कवर करने के लिए। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हमको। अपने कोर जहाँ पर हम वीक हैं, अकाउंट्स में वीक हैं, उसके लिए हमने डिटेल बना ली। कौन से सब चैप्टर्स हमको प्रॉब्लम में लाते हैं? कॉस्ट में वीक हैं, कौन से वो चैप्टर हैं जो हमको डराते हैं? टैक्स में वीक हैं, कौन से चैप्टर हैं जो डराते हैं? सारे चैप्टर नहीं डराते, 2 या 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, उससे ज़्यादा नहीं। प्रॉब्लम केवल उन 3-4 चैप्टर्स की वजह से आती है, मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। क्यों ना पहले हम उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करें, आखिर प्रॉब्लम हमें किस सब्जेक्ट में और किन चैप्टर्स पे आती हैं, सबको एक जगह लिखने की कोशिश करें। हम अपना 50% टाइम आज की डेट से इन डरने और डराने वाली चीज़ों पर देंगे और बाकी 50% टाइम हम रिवीजन पर देंगे। जो चीज़ें मेरी तैयार है, कम से कम एटलीस्ट वो चीज़ें मेरे दिमाग में रिटेन रहें। ठीक है ना? टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, घर पे जाकर कभी शेड्यूल नहीं बनाते कि हमने सुबह से लेकर रात तक कितनी देर पढ़ाई की, 16 घंटे पढ़ाई हुई या नहीं हुई। कैसे पता चलता है? कितनी देर पढ़ाई करते हो? कितनी देर पढ़ाई करते हो? एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? कब करोगे टाइम मैनेजमेंट? कब करोगे? कब ये देखने की कोशिश करोगे कि मैंने मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई पर दिया या मैक्सिमम टाइम सोचने पर दिया या मैक्सिमम टाइम दोस्तों से के साथ गप्पे और फेसबुक पर दिया? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कोशिश भी नहीं होती ना। सबसे बड़ी बात तो उस टाइम को पकड़ने की कोशिश भी नहीं होती।
हम लोग जैसा हो रहा है लेट इट बी, होने दो, चल रहा है चलने दो। आज बुरा समय थोड़ी है, 25 दिन बाद बुरा समय आने वाला है, आज थोड़ी है। 25 दिन तो ऐश कर लें, दोस्तों के साथ पता नहीं 25 दिन बाद बात कर पाए या ना कर पाए, ठीक है ना। इन्हीं दोस्तों में से कुछ पास हो जाएंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे। जो आगे निकल जाएंगे वो तो ताली बजाते हुए आगे चले जाएंगे, और जो नहीं निकल पाएंगे वो केवल इस मलाल में पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, काश हमने भी थोड़ी मेहनत कर ली होती। उस समय खी खू खू नहीं याद आएगा, उस समय उस दोस्त के ऊपर गुस्सा लगेगा जो पास हो गया, वो ये नहीं सोचेगा उसके अंदर की कमी क्या है। आज भी बिगड़ा नहीं कुछ, 25 दिन हम केवल अपना टाइम मैनेज करके अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। एक ग्रुप देने वालों को तो कुछ सोचना भी नहीं है, 25 दिन मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आप पहले दिन से भी आज रिवाइज करना स्टार्ट करो तो 2 बार पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज हो सकता है, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज हो सकता है। 4th टाइम तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के रिवाइज करोगे, मीन्स एक दिन पहले जो आपको छुट्टी मिलती है उसमें तो पूरा रिवीजन होता है। क्यों ऐसा होता है कि जब एग्जाम में 6 महीना होता है तैयार होता है, लेकिन वही कोर्स 1 महीने में रिवीजन होता है? क्यों ऐसा होता है कि जब एग्जाम में 1 महीना बचता है तो वही सब्जेक्ट हमारी 10 दिन के अंदर रिवाइज होती है? और क्यों ऐसा होता है कि एग्जाम परसों है और 1 दिन में कल सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने हर दिन को एग्जामिनेशन डे नहीं समझा। ये मानकर चलो परसों मेरा एग्जाम होता तो हम आज कैसे तैयारी कर रहे होते, नहीं सोचा। अरे अभी 25 दिन है, मैनेजमेंट उसी हिसाब से हो रहा है। अरे अभी 20 दिन है, मैनेजमेंट उसी हिसाब से हो रहा है। क्यों नहीं ऐसे मैनेजमेंट होता है कि मेरा एग्जाम परसों है और आज से ही हम उसकी तैयारी करें? ऐसा कुछ करें कि अगर मेरा एग्जाम परसों है टैक्स का, तो आज से ऐसे टैक्स पढ़ें जैसे कि परसों एग्जाम देने जाना है। रात दिन एक करो, देखो टैक्स पूरा तैयार हो जाएगा। नहीं पढ़ना, वैसे तो ध्यान ही नहीं देना ना। अभी 25 दिन है और वही जब 1 दिन बचा रहता है तो उस समय रियल सर 1 दिन और समय मिल जाता ना, 1 दिन और समय मिल जाता ना। और वही एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले सर 5 मिनट और मिल जाता। इतनी वैल्यू है टाइम की। अभी इधर हज़ारों घंटे पड़े थे, नहीं याद आया। अब सैकड़ों घंटे पड़े हैं, अभी भी उसकी वैल्यू नहीं मालूम। जब 2 मिनट बचता है तो उस समय पता चलता है काश घर से तो निकल रहे थे यही चैप्टर पढ़ने के लिए, यही रिवीजन करने जा रहे थे, रिवाइज नहीं कर पाए। सर अगर रिवाइज कर ली होती तो कोई दिक्कत नहीं आती। पूरी तैयारी की, एग्ज़ाम 2 नंबर से रुक गया, रिजल्ट 2 नंबर से रुक गया, कौन दोषी होगा? 2 नंबर से एक बच्चा 198 पा रहा है, एक बच्चा 200 पा रहा है। बोलो ना, ये पास है ये फेल है, दोनों में इतना अंतर है। क्या ये कमज़ोर है इससे? क्या वीक है? हो सकता है ये इससे अच्छा बच्चा हो, लेकिन अंतर यही है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपने अपने आप को कैसे रखा। ये जो टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम है वो आपको देखना है। सीए का एग्ज़ाम मेहनत का एग्ज़ाम नहीं होता, पेशेंस का एग्ज़ाम होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपके पेशेंस को चेक किया जाता है। जिस पेपर को आप सिंपल समझते हैं वही पेपर सबसे टफ दे देगा, जिस पेपर को आप टफ समझते हैं सबसे सिंपल दे देगा। क्या करोगे आप? जिसको टफ समझा था रात दिन एक किया, जिसको सिंपल समझा था बहुत टफ निकल गया। है ना फ़र्क? एक पेपर पर ज़्यादा ग्रिप बना ली, एक पेपर पर लूज़ कर दिया। पास तो चारों में होना है ना, कि एक में होना है? सबसे पहले अपनी कमियां समझें कि हमने किस एरिया में कमी छोड़ रखी है। खुशी की बात यह है कि हायर परचेज के क्वेश्चन से इस बार आपके हायर परचेज डेटर्स, स्टॉक डेटर मेथड नहीं आने वाला अकाउंट्स में। स्टॉक डेटर मेथड एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, मालूम है ना, ये दोनों मेथड्स नहीं आने वाले। तो एक अच्छा खासा पोर्शन हट गया। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड एंड स्टॉक डेटर मेथड, ये दोनों मेथड्स नहीं आएंगे। तो एक अच्छी बात यह है कि रीपोजीशन तक ही आपको लड़ाई लड़नी है, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना। हम कह रहे हैं 3 घंटे बचे, क्यों ना उन 3 घंटों का यूज़ हम किसी दूसरे चैप्टर पे फाइट करने में लगाएं जो मेरा कमज़ोर था। एक जो कमज़ोर था वो तो किनारे हुआ, दूसरी जो कमज़ोर कड़ी है उनको उसमें तैयार करने में लगाएं। इंस्टीट्यूट ने सपोर्ट किया, क्यों ना हम उस सपोर्ट को प्लस लेकर के चलें। भगवान जाने अगली बार कौन से 2 नए चैप्टर जोड़ दे। नहीं समझे मेरी बात? इस बार तो हटाया है, अगली बार जोड़ देगा। मना करोगे इंस्टीट्यूट को? रिटर्न में एप्लीकेशन दोगे? सबसे पहले घर जाएंगे, फर्स्ट वर्क जो आपका होगा वो अपने वीक एरियाज़ को पकड़ना है। क्या करना है? जो आपके सबसे
कमज़ोर एरिया हैं, जहां आपको डर लगता है, जिन चैप्टर से डर लगता है उनको यहाँ लिस्ट डाउन करेंगे। अकाउंट्स के अलग, टैक्स के अलग, कॉस्ट के अलग, एफएम के अलग एंड लॉ के अलग। उन चैप्टर्स को लिस्ट डाउन करके आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम केवल टोटलिटी में 10 से 12 चैप्टर्स पर है, और आप 12 चैप्टर्स के कारण 4 पेपर्स पर टेंशन ले रहे हैं। जब ये समझ में आएगा टोटल मिलाकर 12 चैप्टर्स हमको दिक्कत करते हैं, तो आज से 25 दिन आपको कम नहीं दिखाई देंगे, ज़्यादा दिखाई देंगे। बल्कि और अच्छी बात है कि जो बचे हुए चैप्टर्स हैं इनके अलावा हम उन पर और ज़्यादा कमांड पाने की कोशिश करेंगे। अपना मैक्सिमम समय हम उन 4 सब्जेक्ट के जो मेरे अच्छे ग्रिप में चैप्टर्स हैं उन पर और ज़्यादा ध्यान देंगे, और इन पर डेली का हम 2 घंटा दे दें तो कम है क्या? 12 चैप्टर्स में अगर हम डेली का 2 से 3 या 4 घंटे दे दें, टोटल मिलाकर क्या कम है? अरे नहीं कम है। एक दिन में अगर एक चैप्टर का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो 10 से 12 दिन में आपके सारी किताबों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम या टेंशन को लिए हुए। कोई टेंशन नहीं होने वाली। तो सबसे पहले आज का जो पहला वर्क है, घर जाएंगे, अपने वीक एरिया को पकड़ेंगे, अपनी वॉल पर जहां आप पढ़ते हैं वहां पर चिपका देंगे ताकि मेरे सामने मेरा टारगेट रहे, और डेली उनके लिए कोई भी 2 से 3 घंटा अलॉट कर देंगे कि हमें इन 3 घंटों में केवल यही चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसी में से टॉपिक पिक करना है, आगे का नहीं। और कोशिश ये करेंगे, एक दिन अकाउंट का एक टॉपिक खत्म किया तो दूसरे दिन टैक्स का, तीसरे दिन कॉस्ट का, लास्ट में लॉ का, फिर अगली बार अकाउंट का, बहुत आसानी से ख़त्म होगा। और बेटर तरीका यह है, इन 12 चैप्टर्स में आपको अगर लगता है ये चैप्टर सबसे ईजी है तो सबसे पहले उसको उठा करके तुरंत ख़त्म करो। जितने ज़्यादा चैप्टर्स आप कम करते जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि ये चैप्टर सबसे टफ है तो सबसे पहले इसी को उठा ले, 3 दिन चला गया, नहीं करना है ऐसा काम। इन 12 चैप्टर्स में अगर आपको लगता है ये 3 चैप्टर्स इजी हैं जिन पर थोड़ी मैं मेहनत कर दूं तो मेरा इस पर ग्रिप बन जाएगा, तो सबसे पहले उन 3 चैप्टर्स पर ग्रिप बनाए। अब क्लियर है? हाँ या ना? चल सर, एग्जाम में सेक्शंस का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। खाने में जिस तरह चटनी का रोल होता है टेस्ट के लिए, बस आपके एग्जामिनेशन हॉल में इसका सेक्शंस का रोल होता है। सेक्शंस तभी आप कोट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको उन सेक्शंस का 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये सेक्शन इस प्रोविज़न पर एप्लीकेबल होगा ही होगा, तो ही आप उस सेक्शन को कोट करेंगे। अदरवाइज कोट करना आपके लिए घातक सिद्ध होगा। अगर 8 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है, आपने इसमें सेक्शन कोट किया और ये सेक्शन गलत कोट किया तो आपके 0 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। आपने सेक्शन कोट नहीं किया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 to 6 मार्क्स तो एवरेज मिलने ही मिलने हैं। अगर आपने थ्योरी सही लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। टीचर आपको मार्क्स किस पर देता है? कंटेंट पर देता है। अगर आपने कंटेंट स्ट्रांगली लिखे हैं, अच्छी तरह से लिखे हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने, टीचर आपसे उम्मीद करता है पर्टिकुलर क्वेश्चन पे 4 पॉइंट्स कवर हों, आपने 3 पॉइंट कवर किए तो आपको 3 पॉइंट्स के मार्क्स मिलेंगे, भले ही वो 3 पॉइंट आपने 3 लाइनों में ही क्यों ना कवर किए हों। ये सोचना कि लेंदी क्वेश्चन लिखने से हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, कम लाइन लिखने से मार्क्स घटेंगे, सोचना गलत है। आप उतना ही लिखें जितना बोला गया है। फिलहाल थोड़ी देर बाद इस पर डिस्कस करते हैं। कोशिश ये करना है कि चीज़ों को रटे नहीं, चीज़ों को समझें। जितना समझेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। डेफिनीशंस आप रटें, हेड पॉइंट्स आप रट सकते हैं, रट लें, लेकिन चीज़ों को अंदर रटने की ज़रूरत नहीं। आप उनको जितना ज़्यादा ग्रास्प करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। क्लियर है? आज के बाद यहाँ से घर जाएंगे, अपनी अपनी मोबाइल स्विच ऑन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और दिन भर बात करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे? ऑन करेंगे। अभी भी बोलने की हिम्मत नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है, उसके लिए गट्स चाहिए। मोबाइल ऑफ करने के लिए सर बोल रहे हैं, ऐसे कैसे? आपको ना ऑफ कर दे मोबाइल ऑफ करने के बजाय। मोबाइल ऑफ करो, अपना भला करोगे, मेरा भला नहीं होने वाला। किसका भला करोगे? अपना भला करोगे, खुद का भला करोगे। तो अगर अपना भला करना है, घर जाते जाते मोबाइल ऑफ हो जाए। जितने लोग बैठे हो सब एक दूसरे के दुश्मन हो, ये चीज़ दिमाग में बैठाओ। न वो तुम्हारा दोस्त है, न तुम उसके दोस्त हो। हाँ या ना?
अब कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगा। वो मुझे अच्छी तरह मालूम है, अंदर ही अंदर ये ख्याल आ रहा होगा, बेटा फेल हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। विश्वास मानो, कितने भी पक्के दोस्त हो, मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर होगा, क्योंकि ये कंपटीशन की एज है। क्या है ये? बगल वाला पास हो जाए, भगवान मेरे साथ कुछ भी करना लेकिन इसको पास कर देना। किसके दिमाग में ऐसा आता है? कौन ऐसा बंदा है यहाँ पर जिसके दिमाग में ऐसा आता हो मैं भी उसकी पूजा करूँ? कम से कम अपने पास होने की तो उम्मीद करो। अपने पास होने के बारे में तो सोचो। मैं रास्ते में बड़ी अच्छी तरह से चल रहा हूँ, बाएं चल रहा हूँ, मेहनत करके बड़ा अच्छी तरह से दाएं बाएं देख कर चल रहा हूँ, कोई दारू पी करके हमको टक्कर मार ले कि इसमें किसकी गलती? तुम वही काम कर रहे हो, तुम बहुत प्लेन चल रहे हो, दोस्तों से बात भी कर रहे हो, दोस्त ने कब एक्सीडेंट करवा दिया पता नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगी। बात समझ में आई? हम अपना अच्छा चले, अपने लिए अच्छा चले, वो ठीक। दूसरों पर भरोसा मत करें, अपने पर अपने से ज़्यादा भरोसा करें। क्यों? कि वो भी कम है, नहीं कर सकते अपने पर भरोसा। उसमें भी डाउट है क्या? नहीं, हो सकता है उसमें भी डाउट हो। तो सबसे पहला काम, घर जाते जाते रास्ते में ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जानी चाहिए। आज आपकी दोस्ती का अंतिम दिन है, बाहर गले मिल लेना, शाबाशी एक दूसरे को दे देना। बेटा अब सीधे एग्ज़ाम के दिन मिलेंगे, न फेसबुक पर मिलेंगे, न मैसेजेस के थ्रू मिलेंगे, न मोबाइल के थ्रू मिलेंगे। मुझे अच्छी तरह मालूम है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कुछ बच्चे इस चीज़ को ऑप्ट कर लें, लेकिन जो ऑप्ट करेंगे खुशियाँ भी वही मनाएंगे, बाकी ताली बजाएंगे दूसरों के लिए। दूसरे लोग ताली बजाते हैं ना, नेता आते हैं तो सब तालियां बजाते हैं, अपने लिए नहीं बजाते, उस नेता के लिए बनाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, ठीक है ना? कितने लोग स्विच ऑफ करेंगे? देखते हैं, कल मैं कॉल करूँगा, कुछ बच्चों को देखूँगा किसकी किसकी स्विच ऑन है मोबाइल। बहुत बढ़िया। तो पहला काम मोबाइल को स्विच ऑफ करना, फेसबुक बिल्कुल ऑफ कर देना, वहाँ से बिल्कुल बाहर चले जाना, अलविदा ले लेना। क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ का 1 घंटा भी डेली का उसमें दिया, उस 1 घंटे में आप 4 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, आप बीमारियों के साथ बात कर रहे हो। वो सारे के सारे रोगी हैं, हर आदमी एक नए रोग से झेल रहा है। कोई हायर परचेस का रोग लेकर के झेल रहा है, तो कोई कैपिटल गेन का रोग लेकर के झेल रहा है। मैं प्रॉब्लम अपनी बता रहा हूँ, दोस्त मुझे कैपिटल गेन के बारे में बता, वो हमसे पूछने लगा हायर परचेस। सोचो, मैंने अपना माइंड सेट किया था कैपिटल गेन की ओर, और सामने वाले ने मुझे कहाँ माइंड सेट करवा दिया? हायर परचेस की ओर। यानी मेरा दिन भर का 2 घंटा 3 घंटा जो मैंने हायर पर कैपिटल गेन पर लगाया था, वो मेरा सारा का सारा किनारे हो गया। मैं अपने आप को पास कराने के बजाय सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। डाइवर्जन तुरंत हो गया। आपने जो 2-2.5 घंटे पढ़े, सब के सब बेकार हो गए कि नहीं हो गए? और दोस्तों से बात करते हो तो पढ़ाई के बारे में ही तो बात करते होगे कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है, देखना जरा घर के बाहर निकल कर बताना। ऐसा तो कुछ है नहीं ना? अरे हंसने वाली बात नहीं है, रियली बता रहा हूँ। आखिर पढ़ाई के बारे में ही तो मैक्सिमम पोर्शन बात करोगे, और किस चीज़ के लिए दोस्तों? इस समय तो पिक्चरों के बारे में तो बात नहीं ना करोगे। क्यों? नहीं, कुछ लोग होते हैं वो एग्ज़ाम के दिन भी पिक्चर देखने जाते हैं, वो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। कल सुबह एग्ज़ाम है तो चल आज पिक्चर देख लेते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो उनका भी रिजल्ट निकलता है पहली बार और आखिरी बार। तो 2 काम मैंने कहे अब तक करने के लिए। पहला वर्क मैंने कहा मोबाइल स्विच ऑफ हो जानी चाहिए, फेसबुक बंद। दूसरा मैंने कहा क्या? अपनी वीकनेसेस एक तरफ ज़रूर लिख ले, बहुत फ़ायदा करेगा। तीसरा काम जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ, दोस्तों से तो कट करवा लिया, क्या सर अब घर वालों से भी कट ऑफ करवाओगे? बिल्कुल करवाऊँगा। घर में अगर मम्मी कहती है बेटा मेहमान आए हैं नमकीन ले आओ, मम्मी मैं नहीं जाऊँगा।
कुछ लोग इतने श्रवण कुमार होते हैं, नो डाउट, अच्छी बात है, मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन मम्मी पापा आपका रिजल्ट नहीं समझते। अगर आप पास हो गए, आप कितने भी बड़े लखैरे हो, दुनिया आपका स्वागत करेगी। अगर आप कितने भी ज़्यादा पढ़ते हो, फेल हो गए, वही दुनिया कहेगी क्या पढ़ते थे बैठ करके कमरे में, इतना खर्च करवा लिया। यही मम्मी पापा आपको कमेंट मारेंगे, बेटा क्या पढ़ाई किया था, क्या पढ़ाई किया जो नहीं निकला तेरा। घूमने जाते थे, पढ़ाई करने जाते थे, क्या करने जाते थे, पापा पढ़ाई करने। ऐसे पढ़ाई होती है, मार्क्स इतने गंदे आए, सुनना पड़ता है। घर वालों का तो ठीक, वही दोस्त जो मेरे साथ दोस्त बन करके फिरता था, वही दूसरों के सामने दांत दिखा दिखा कर, हाथ उठा उठा कर बोलता है देखिए फेल हो गया और मैं पास हो गया। कितना चुभेगा। मम्मी कहें बेटा नमकीन ले आओ, पापा कहें बेटा ये ले आओ, नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे कोई काम। इन 25 दिनों के लिए आप हमें माफ़ करें। क्लियर है। टीवी देखनी हो जाकर देखो, हम उसमें मना नहीं करेंगे। आधा घंटा 1 घंटा आप रिफ़्रेश हो जाओ दिन में, दिन तक आपने पढ़ाई की, आधा घंटा टीवी भी देखो, उस दौरान खाना भी खा लो। रात में सोने जा रहे हो, खाना भी खाओ, टीवी भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आधा 1 घंटा टीवी देखने से, रिफ़्रेश होने से। अगर आप दिन भर रिफ़्रेश होगे, दिन भर टीवी और खाना खाओगे, हंसने वाली बात नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोग प्लानिंग ही कुछ इस तरह का करते हैं। प्लानिंग कैसा करते हैं, खाना खा लूँ, खाना खा लेंगे, अब टीवी देखूँ, खाना खाने के बाद टीवी देखेंगे, खाना खाएं, थोड़ी नींद आ रही है टीवी देखते देखते, आधा घंटा सो भी लूँ, सारा मैनेजमेंट उसी समय बनता है। स्ट्रिक्ट रहें अपने प्लानिंग पर। जो आपने प्लानिंग बनाई है, खूब प्लानिंग बनाई होगी पिछले महीने, 2 महीने 3 महीने पहले, कल से तो मैं 12 घंटा पढ़ूंगा, कसम है मुझे 12 घंटा पढ़ूंगा, अगले दिन फेल हो गई। नई प्लानिंग बन गई, नई लिस्ट बन गई, बंद कर दो उसको, नई लिस्ट बना ली, कल से पक्का 15 घंटा पढ़ूंगा, फिर फेल हो गई। प्लानिंग बनती रहेगी, फेल होती रहेगी, और इस तरह से लचर व्यवस्था से कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू मैनेज द टाइम। टाइम को मैनेज करना सीखो, टाइम की कीमत पहचानो। कितने साल बीत गए, 10th पास कर लिया, 11th पास कर लिया, वो तो मेरा चाइल्डहुड था, पास कर लिया। अब हम प्रोफेशनल लाइफ में लड़ाई करने जा रहे हैं, जिसमें गलती की एक भी गुंजाइश एक्सेप्टेबल नहीं है। अब तक गलती करते थे, मेरा मुन्ना है, मेरा राजा है, मेरा शेर है, सब ठीक है, अब कोई नहीं मानेगा। एक बार फेल, घर वालों की सहानुभूति मिल जाएगी। दूसरी बार फेल, घर वाले कहेंगे बेटा जा नौकरी कर, कुछ तो कमा, सीधे वार्निंग मिलेगी। उसके बाद लाइफ बिल्कुल डार्क। जब घर वालों का सपोर्ट छिन जाएगा तो सब कुछ छिन जाएगा। अपने दोस्त भी खट्टे लगने लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे, भाई भी दुश्मन नज़र आएगा। अभी भी समय है, 25 दिन बहुत होते हैं अपनी लाइफ को यू टर्न देने के लिए। हमने अभी तक 3 चीज़ें बताई। पहला, मोबाइल बंद, फेसबुक बंद। दूसरा, दोस्ती दुश्मनी में बदल जानी चाहिए। तीसरा, वीकनेसेस नोट कर लें और घर वालों का कोई भी कहा न माने, अपनी बात माने। आपको पढ़ने से मतलब है। घर वालों से क्लियरली इस मैसेज को कन्वे पॉजिटिवली कर लें कि मम्मी पापा भाई बहन माफ़ी मांगते हैं, 25 दिन तक हमको कोई काम मत देना। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही पता नहीं क्या क्या दिख जाए, कौन कौन दोस्त मिल जाए। 10 मिनट के लिए निकले थे, 2 घंटे बाद घर पहुँचे, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। होता भी यही है, एक के साथ नहीं 100% केसेस के साथ बता रहा हूँ। घर से निकले थे, 5 मिनट ब्रेड लेने जा रहे हैं और दोबारा पढ़ाई पर बैठने में 1 घंटा लग जाता है। वो 5 मिनट की ब्रेड लाना और 1 घंटा बर्बाद करना, वो आपको तय करना है, आपको 1 घंटा अपना बर्बाद करना है कि नहीं। लगता है बस यहाँ गए, वहाँ से बस सामने दुकान है घर के, वो 1 घंटा आपका नुकसान करेगा अगर आप वहाँ ब्रेड लेने चले गए तो। मजाक नहीं कर रहा। आपका माइंड कब डाइवर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? इतनी चीज़ें याद रहेंगी नहीं याद रहेंगी। दोस्तों पर तो खूब फ़ोन पर बतियाते हैं, फ़ोन उठाई लंबी बातों के लिए वोडाफोन है कि नहीं,
दोस्त पे फ़ोन पर बात की, लंबी बातों के लिए वोडाफोन ले लिया दोस्त, अब हम दोनों के बीच में बात करने में कोई बाधा नहीं आएगी। आज से हम लोग क्वेश्चन इसी पर ही पूछेंगे और क्वेश्चन आंसर राउंड ऐसा चलता है कि 8-10 घंटे बीत जाते हैं, 4 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, पता नहीं चलेगा। बात किया, उधर से आवाज आई, बेटा अच्छा मम्मी बुला रही, अरे 2 बज गए, 2 घंटे बीत गए, पता भी नहीं चला टाइम कैसे बीतता है। देखो ना, हम लोग पढ़ाई करते रह गए और 2 घंटे का आउटपुट ज़ीरो, 2 घंटे का आउटपुट ज़ीरो। बल्कि अब उस 2 घंटे के बदले 1 घंटा नीचे जाओगे पढ़ने में, दोबारा डाइवर्जन होने के बाद टाइम लग जाता है पढ़ने का, दिन भर बर्बाद। वो 2 घंटा नहीं है, वो थ्रू आउट द डे आपका बर्बाद हो जाता है, थ्रू आउट द डे। मैं बार बार कहता हूँ अपने टाइम की कीमत समझो। और 25 दिन एक काम करो, घर पे जाओ, दिन भर पढ़ाई करो, सुबह से लेकर। मम्मी को मना कर दिया, मम्मी आज से काम नहीं करेंगे आपका कोई, पापा का काम नहीं करेंगे, भाई लोगों से किनारा कर लिया, अपने दोस्तों से किनारा कर लिया, मोबाइल से किनारा कर लिया, सबसे किनारा कर लिया। सुबह बैठे पढ़ाई करने के लिए, रात तक पढ़ाई की, बहुत खुशी मिली। खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। बस एक काम करना, जानते हो क्या? बाहर निकल करके इतनी तेज चिल्लाना जितने तुम्हारे मुंह में आवाज़ निकलती हो, और उसके बाद आने वाले 1 से 2 घंटे तक रिकॉल करने की कोशिश करना तुमने दिन भर में पढ़ाई क्या की। सब ज़ीरो नज़र आएगा। केवल एक आपका चिल्लाना दिन भर के 12 घंटे की पढ़ाई को ज़ीरो बना देता है, क्योंकि आपने बड़ा कंसंट्रेट करके उन चीज़ों को रखा, अब आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अब बात समझ में आई? आप जो ज़्यादा बोलते हो दोस्तों के साथ, हंसते हो, खीखी खूखू करते हो, सारा का सारा कंसंट्रेशन बिगाड़ देता है। घर पे भाई बहनों के साथ लड़ाई होती है, सारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। कम से कम बोलने की आदत डालो, बोलो उतना जितना ज़रूरी हो। यानी आज के बाद हम एक और काम करेंगे, मौन धारण करेंगे, कम से कम बोलेंगे। क्या करेंगे? कम से कम बातें करेंगे। कुछ लोगों की आदत है कम बात करने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है चीख चीख कर बात करने की। घर पे कुछ प्रॉब्लम भाई बहनों में हो रही हो, उसमें भी घुस करके बात करने की। अपने आप को किनारे करें, कोई चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर चीखने और चिल्लाने की 1 पैसे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? हाँ या ना? यानी कि हाई वॉल्यूम में बात करना अब क्या है? मना है। ठीक, 3 दिन अगर आपने इस पर फॉलो किया, 4th डे से आपके रूटीन में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? रूटीन में आ जाएगा। आपको दोस्त अच्छे नहीं लगेंगे, आपको घर वाले अच्छे नहीं लगेंगे, आपको केवल अच्छा लगेगा तो आपकी पढ़ाई। अगर आपने 3 दिन इसको फॉलो कर लिया तो कोई दोस्त आएगा, दरवाजे पर खड़ा होगा, आप उसको अपना दुश्मन मानने लगेंगे। ठीक है? तो 3 दिन इस पर प्रैक्टिस करेंगे, 4th डे अपने आप रूटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में मार्क्स कैसे मिलते हैं ज़रा ढंग से देखें। सबसे खुशी की बात स्टेप मार्किंग होती है। क्या होती है? स्टेप मार्किंग होती है। आप पहली चीज़ तो पूरी किताब के क्वेश्चंस को एक बार तो दिमाग में बैठा लें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तैयारी नहीं है अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है तो उसको और अच्छा करें। लेकिन अगर अच्छी नहीं है, अकाउंट्स आपका वीक एरिया है, तो यही आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। यानी स्टेप मार्क मिलेंगे एग्ज़ाम में। पूछा गया जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाएं। क्या बनाएं? जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। कुछ बच्चों की आदत होती है जर्नल एंट्री कर तो लेते हैं लेकिन डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बनाते। हाँ या ना? बिना लेजर के तो उनको समझ में भी नहीं आता कि बैलेंस शीट बनती भी कैसे है। एटलीस्ट जितनी रिक्वायरमेंट किया है उतनी चीज़ों को तो हम बना सकते हैं। फॉर्मेट ऐसे ही तो बनता है। हाँ या ना? गलत। बच्चे एग्ज़ाम में ना तो डेट का कॉलम बनाते हैं, न लेजर फोलियो का कॉलम बनाते हैं। बनाते हो? नहीं बनाते हो। हमसे पूछो, नहीं बनाओगे? नहीं बनाते हो। मैक्सिमम बच्चों की यही कहानी है।
वो जैसे साल भर प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे एग्ज़ाम में भी लिखाते हैं बिना लाइन खींचे। और विश्वास मानो तो 90% बच्चे तो कभी नरेशन लिखेंगे भी नहीं एग्जामिनेशन में। बिना नरेशन के आ जाते हैं, साल भर तो नरेशन लिखा ही नहीं। अगर जर्नल एंट्री एग्ज़ाम में पूछा है 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये समझ लो 8 नंबर हमारे जर्नल एंट्री पर और 8 नंबर बैलेंस शीट पर। हाँ या ना, 2 मार्क्स हैं। अगर आपने केवल ये सही सही फॉर्मेट बनाया, आपने नरेशन लिखा, एंट्रीज गलत भी हैं, 4 एंट्रीज थी, हर एक एंट्री पर कितने मार्क्स हैं? 2। आपने चारों एंट्री सही की। मैं पढ़ने वालों की बात बता रहा हूँ जो ये बोलते हैं सर हमने तो सब सही किया था, एंट्री भी मिला ली थी, हमारा आंसर मैच कर गया था, नंबर नहीं मिला। नंबर क्यों नहीं मिला? आपने नरेशन नहीं लिखा। नरेशन न लिखने से आपका कितने नंबर कट गए? 4 नंबर तो सीधे आपके लिए डूबे। नरेशन न लिखने की वजह से 1 नंबर डेट और लेजर फोलियो का कॉलम न बनाने की वजह से, यानी कि 8 में से 5 नंबर तो आपके ऐसे ही ले डूबे आपने। 3 मार्क्स मिले, कौन से गलत मिले? अब बात समझ में आई? फॉर्मेट जर्नल एंट्री का कंप्लीट होना चाहिए, इन द बुक्स ऑफ फलाना डिबा का कोट होना चाहिए, नरेशंस हर एक एंट्री के साथ होना चाहिए, बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी के कॉलम ऐसे दिखने चाहिए, एज ऑन लिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्लियर? कि वो फॉर्मेट भी नहीं बना पाएंगे, फॉर्मेट भी नहीं बना पाओगे। तुमने 16 नंबर में कुछ नहीं किया, क्या किया? फॉर्मेट बनाया, 2 मार्क्स तुमको बैठे बैठे मिल गए बिना किसी टेंशन के। हमने कुछ भी नहीं लिखा है अभी, केवल फॉर्मेट बनाया। जब मैं इस फॉर्मेट को फिलअप करता हूँ चीज़ों के साथ, फिक्स एसेट दिए है, इन्वेस्टमेंट दिया है, करंट एसेट दी है, शेयर होल्डर फंड है, फलाना है, ढिमाका है, जब मैं सब चीज़ों को भरता हूँ उस पर मुझे अलग से 2 नंबर मिलते हैं या 1 नंबर मिलता है, यानी कि 16 में से 3 मार्क्स तो आपको बोनस मिलते हैं, भले ही आपको क्वेश्चन में कुछ आए या ना आए। अब आपकी चालाकी के ऊपर है कि आप फॉर्मेट बनाते हो या नहीं। जब आप अमाउंट ट्रांसफ़र करके आते हो, क्या अमाउंट ट्रांसफ़र करके आते हो, तो आप अमाउंट ट्रांसफ़र करना सीखो ना। अमाउंट तो ट्रांसफ़र करोगे नहीं कर सकते, फिक्स एसेट में फिक्स एसेट का अमाउंट नहीं लिख सकते, रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। पूरा गलत है तब भी टीचर आपको 16 में से 5 से 6 नंबर देता है गलत करने पर, केवल चीज़ों को प्लेस करने पर। जो आपको क्वेश्चन दिया उनको आप प्लेस करो, क्या करो? अपनी जगह पर केवल रख दो। सर हमको तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, 8 एडजस्टमेंट दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? 8 एडजस्टमेंट दी हुई हैं। 8 एडजस्टमेंट दी गई हैं तो कैसे करेंगे? एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, हमको ये एडजस्टमेंट आती है। बाकी ये दोनों एडजस्टमेंट मैंने आज पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में देखा। 16 नंबर का क्वेश्चन और मेरा छूट रहा है। एग्ज़ाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, 1.5 पन्ने का क्वेश्चन होता है, सब इजी रहता है, मालूम है सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, बच्चे का दिमाग केवल और केवल इन 2 एडजस्टमेंट पर घूमता है। क्या करें? क्वेश्चन तो बड़ा टफ आ गया, आज तक तो ऐसा एडजस्टमेंट ना पढ़ाया गया ना मैंने पढ़ा। एक काम करना, क्या उठाओगे? पेन, और इस एडजस्टमेंट को इस तरह काटोगे जैसे कि एग्ज़ाम में आया ही नहीं। इस एडजस्टमेंट को ऐसे काट दो जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं। क्या करें? नहीं बताओ ना क्या करें, छोड़ दें क्वेश्चन को। सबसे बेस्ट तरीका है उन 2 एडजस्टमेंट को ऐसे ट्रीट करो कि एग्जामिनेशन हॉल में आया ही नहीं। न करूँगा डेबिट, न करूँगा क्रेडिट, आंसर तो मैच करना ही करना है बिना किसी गलती के। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 4 नंबर ही तो कटेंगे। अगर इन पर 4 नंबर अलॉटेड होंगे, 4 नंबर ही तो कटेंगे। बाकी 12 नंबर के तो मैंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ये मेरे हाथ में रहेंगे और मुझे 12 में 12, 12 में 11 मार्क्स आराम से मिलेंगे। याद रखना इस चीज़ को। एग्ज़ाम में, अकाउंट्स के एग्ज़ाम में जो बहुत गधा बच्चा होगा, बहुत ज़्यादा, वो भी फेल ना हो कभी, अगर थोड़ी सी स्ट्रेटजी यूज़ करें।
आप पांचों क्वेश्चन गलत करके आओगे तो भी टीचर आपको 55 प्लस 60 प्लस मार्क्स देने के लिए बैठा है। पांचों क्वेश्चन गलत करके आओगे तो कोई क्वेश्चन छोड़ो मत, सारा पेपर टच करके आओ, गारंटी मेरी ओर से ले लो, इतने मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। सारा पेपर गलत हो तो की बात मैं कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन सही ना हो। स्टेप मार्क है भाई, क्या बात कर रहे हो। डर के मारे छोड़ दिया, डर के मारे छोड़ दिया, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। सुनो पहले, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, काम खराब, वहीं काम बिगड़ना शुरू। जब पेपर हम लोग पलटते हैं, फर्स्ट टाइम हमारे हाथ में पेपर आता है, उस समय तो धुकधुकी तो बजी रहती है। अगर उसमें भी पहला क्वेश्चन ऐसा नजर आ गया जो 2 पन्ने का है, आधा तो बुखार उसी समय चढ़ जाएगा। हाँ, क्या केवल 16 नंबर का पेपर टफ बनाने से क्या बच्चा फेल हो जाएगा? अरे 84 मार्क्स अभी किनारे पड़े हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान से मनाओ, 3 पेज का क्वेश्चन आए, कितने पेज का क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चे डर जाएंगे। जो नहीं डरेगा जानते हो कौन? वो तुम। और हिम्मत जिसने रखी उस एग्ज़ाम में, वो बच्चा इजीली पास होगा। केवल हिम्मत के मार्क्स मिलेंगे। किसके मार्क्स मिलेंगे? पेशेंस के। 100 में से 80 ने तो वहीं समर्पण कर दिया। पास तो करना है ना, इसका मतलब जिस बच्चे ने दिया एग्ज़ाम उसमें कुछ तो गट्स होंगे। अगर पेपर इतना टफ बना है तो हाइपरबोला पे अगर हम न जाएं, इतने ज़्यादा बात न करें, अगर पेपर टफ की बात करते हैं, 5 में से 2 क्वेश्चन अगर बच्चों को नहीं आते तो बच्चे कहते पेपर बहुत टफ बना था। अरे काहे का टफ बना था? 3 क्वेश्चन आ रहे थे ना, 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन कर लेते या नहीं कर लेते? बड़े प्यार से हो जाते हैं। लेकिन पहले ही मिनट से हमारा पूरा ध्यान उन 70 नंबर पे नहीं रहता, उन 30 नंबर पे 3 घंटा बिता देते हैं। पहले तो ये देखने की कोशिश करो कि उस पेपर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन तुम कर लोगे। जब ये देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन तो कोई बच्चा भी कर ले नॉर्मल, बाकी बचे 50, इसमें से हमें मालूम है 30 का मैंने कुछ न कुछ पढ़ रखा है, ऑन एन एवरेज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन क्वेश्चन टफ है। 20 का तो मुझे ABCD भी नहीं आता, लेकिन मुझे इतनी गट्स हैं कि मैं 100 में 100 करके आऊँगा। क्या करके आऊँगा? बस इतना सोचना है कि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में। क्लियर है? कैसे है जरा देखो, क्या टेक्निक यूज करें अगर पेपर एग्जाम में इजी आ रहा है या टफ आ रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा पेपर इजी है या टफ है? मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा, मेरे हाथ में पेपर दिया गया, मैंने उसको पलटना शुरू किया। जब हम लोग पेपर पलटते हैं तो आप काम करना कि एकदम कूल माइंड से, अब ये नहीं बर्फ़ बर्फ़ ले जाए, हम कूल माइंड से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, सारा रीड करेंगे। पहले पेपर को, एक होता है ना ऑब्जर्वेशन करना, 2 से 3 मिनट क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा ये हायर परचेज का है, कर लेंगे। अच्छा ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का है, पढ़े थे, देखेंगे हो जाएगा। ये एटीट्यूड आना चाहिए। ये नहीं 2 पन्ने का है पेपर, ये तो बड़ा टफ है। ना 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 ना, पढ़ा हुआ चैप्टर है ना, पढ़ा हुआ है ना, अरे बहुत है पास होने के लिए। 3 घंटा मिला किस लिए है? आगे देखेंगे कौन से और चैप्टर हैं। इंश्योरेंस क्लेम है, अच्छा इंश्योरेंस, लॉस ऑफ प्रॉफिट आया, अरे हो जाएगा, क्या होगा, एक ही एडजस्टमेंट टफ होगी, देखा जाएगा, हटा देंगे। आगे बढ़ो, देखोगे तो पूरा पेपर तुम्हारे हाथ में है, तुमको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। लेकिन 2 मिनट बाद तुम जब कमरे की ओर नज़र डालोगे बाकी बच्चों पर, अगर पेपर टफ होता है तो बच्चे आपस में इशारा करते हैं क्या दिए, ऐसे इशारे शुरू हो जाते हैं, समझ लो बेटा पेपर टफ आया है। कोई कुछ नहीं बोलता, सन्नाटे में पूरा कमरा रहता है उस समय, कोई आवाज़ नहीं आती, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है।
और पेपर इजी आता है तो कॉपियाँ पलटनी खट खट शुरू, ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे हो जाएगा क्या पेपर क्या है, फाड़ डालेंगे पेपर, फाड़ू आया है। 2 तरह के पेपर आते हैं और दोनों पेपर फाड़ू होते हैं। अगर पेपर टफ आया है तो भी आपको फाड़ना है, पेपर इजी आया है तो आपने पेपर को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, पेपर कभी इजी नहीं आता। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। जिस बच्चे ने सोच लिया कि पेपर बहुत आसान आया है तो बेटा वो तो पहले ही गया, निकल लिया। मैं यहाँ एवरेज माइंड के बच्चों की बात कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा। पेपर देखा, ऑन एन एवरेज बच्चा जो एवरेज माइंड का होता है, अगर उसने पेपर को देख कर कहा ईजी है तो बेटा तुम गए, अब तुम 100 में से 60 नंबर का ही पेपर करके निकलोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया कि पेपर क्या है, इजी है। और इजी पेपर को बच्चे बड़े प्यार से करते हैं, वो हीरे मोती लगा लगा करके लिखते हैं कहीं कुछ छूट ना जाए। और पता चलता है लास्ट में कि 20 मिनट रह गया, 50 नंबर का क्वेश्चन करना बाकी है, सारा धरा का धरा रह जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस। पेपर कभी हल्का नहीं होता, इजी नहीं होता, पेपर कभी टफ नहीं होता। वही लास्ट वाला क्वेश्चन जो टफ मुझे देना था वो मैंने पहले रख दिया, बच्चे डर गए। वही पहला क्वेश्चन जो टफ था मैंने सबसे लास्ट में रख दिया, बच्चे खुश हैं। मेरी बात समझ में आ गई? पेपर का अरेंजमेंट ऐसा होता है साइकोलॉजिकली आपको डराने के लिए कि बच्चा डर जाए पेपर देखकर, बच्चा खुश हो जाए पेपर देखकर। पेपर वही है, पेपर वही है, बस उसका अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप से कर दिया। क्लियर है? तो अब ना तो कोई पेपर इजी है, अगर पेपर बहुत टफ आ गया बाकी लोग रो रहे हैं तो खुश हो जाओ, उस समय खुशियाँ की घड़ी है कि बेटा अब हम ही पास होंगे, बाकी सब गए। क्योंकि टफ पेपर में पास होने की चांसेस केवल मेरी हैं। हर चैप्टर को मैंने एक बार तो पढ़ा है ना, तो पेपर टफ कैसा? इस अकाउंट्स में तो वैसे भी स्टेप मार्किंग है, क्यों नहीं मिलेंगे मार्क्स? और अगर पेपर इजी आ गया, सब दांत दिखा रहे हैं, तो समझ लो बाकी सब लोग अब गए, पास मैं ही होऊंगा। क्योंकि मैं अपने पहले क्वेश्चन से स्पीड को क्या करूंगा, मेंटेन रखूंगा। पेपर छूटने की चांसेस उस समय बहुत ज़्यादा होती हैं। छोटे छोटे 10 क्वेश्चन दे देगा, तुमको सब आते हैं लेकिन कर नहीं पाओगे, वो 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। उसी बच्चे का कंप्लीट होगा पेपर वो जो पहले क्वेश्चन से अपनी स्पीड मेंटेन रखेगा, क्वेश्चन को टू द पॉइंट लिखेगा, जितना पूछा गया बस उतना। हमने तो 3 पन्ना तैयार किया था, पूछा कितना 4 लाइन सर, तो मैंने 3 पन्ना लिख दिया, लो बेटा तो मेरा 2 नंबर में 2 नंबर ही मिलेगा, 12 नंबर नहीं मिलने वाले। बात समझ में आई? जितना पूछा जाए आप केवल उतना जवाब दोगे, टू द पॉइंट लिखोगे। क्लियर? हाँ या ना? अंतर समझ में आया टफ पेपर और इजी पेपर में? कल एग्ज़ाम है मेरा, मुझे सुबह एग्ज़ाम देने जाना है, बस आने वाला है 20-25 दिन में तो ऐसा होने ही वाला है कि तुम लोग का अगले दिन क्या होगा, वो सुबह भी आएगी जब तुम लोग को एग्ज़ाम देने घर से निकलना पड़ेगा। हाथ में बैग होगा, मीन्स पेंसिल बॉक्स होगा, कई लोगों के हाथ में एडमिट कार्ड होगा और कईयों के हाथ में एडमिट कार्ड नहीं होगा। होता क्या है, जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है और खूब मेहनती होता है, बस रात दिन एक किया, एग्ज़ाम के एन मौके पर उसका टाइम मैनेजमेंट लड़खड़ाने लगता है, खूब पढ़ चुका होता है, अब वो नीरस महसूस करता है, अरे नहीं बहुत पढ़ चुके, अब कितना पढ़ें, अरे लास्ट के 20-25 दिन हैं, साल भर मेहनत किए हो, ये तैयार है वो तैयार है, क्या पढ़ें? अरे बेटा गए काम से, साल भर की मेहनत एक तरफ, ये 25 दिन की मेहनत एक तरफ। तुमने साल भर खूब बढ़िया पढ़ाई की, अगर इन 25 दिनों में पढ़ाई नहीं की तो सब गया। ये सोचना बेकार है, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, सब तैयार है, थोड़ा घूम लिया जाए, छोड़ दो, ठीक है? केवल ये सोचो कि ये लास्ट के 25 दिन हैं, अब इसमें और कितना अच्छा कर सकते हैं, भगवान न करे फिर 25 दिन के बाद 6 महीने के लिए फिर से पढ़ना पड़े। सोचो उस समय क्या पोजीशन होगी। तो 25 दिन और पढ़ लो, मेहनत करके पढ़ो, एग्ज़ाम अगले दिन है। नींद नहीं आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, आज नींद नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, रात भर पढ़ूंगा मैं, दिन भर पढ़ूंगा मैं, तब तक नहीं पढ़ूंगा जब तक अपने आप नींद ना आ जाए। न तो मैं अल्प्राजोलाम खाऊंगा, न कोई नींद की दवा लूँगा।
ये याद रखना, कुछ बच्चों की आदत होती है ज़बरदस्त, नींद नहीं आ रही क्या करें, डॉक्टर ने कहा नींद की दवा खा लो, तो एल्प्रोक्स या एल्प्रोजोलॉम ले लेंगे, नींद आ जाएगी बेटा, तो तुम्हारा 2 दिन तो गया। दवा का असर कहीं ना कहीं हमेशा दिमाग को सुस्त रखेगा ही रखेगा। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आपको टेंशन हो रही है एग्ज़ाम की। आप उस पॉजिटिव टेंशन का यूज़ करें किसमें, पढ़ाई करके। रात का 2 बज गया, नींद नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, 3 बजने दो, 4 बजने दो, सुबह के 5 बजने दो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन हो गए सोए हुए, सर नींद ही नहीं आई 2 दिन, पढ़ते रहो तब तक जब तक अपने आप नींद ना आए। हमको भगवान ने अपना माइंड दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है, उसकी एफिशिएंसी फिक्स करके भेजी है। अगर नींद आने वाली होगी अपने आप आएगी, उसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका दिमाग थक जाएगा, चूर हो जाएगा, खुद ही कहेगा बेटा अब गिर जा, तो गिर जाओगे। ज़बरदस्ती गिरोगे कोई फ़ायदा नहीं है। 4 घंटा आंखें खोल खोल कर सोते रह जाओगे, आंखें खुली रहें या बंद रहें, नींद नहीं आएंगी। एक गाना था ना, आंखें खुली हो या हो बंद, हैं तो एग्ज़ाम का ही चेहरा नज़र आएगा और कुछ नहीं नज़र आएगा। 4 घंटे लेटे लेटे बिता देंगे, अगले दिन दोस्तों को बोलेंगे, डॉक्टर को बोलेंगे नींद नहीं आती। अरे कैसे नींद आएगी, दिमाग पर प्रेशर बना हुआ है आपको पढ़ाई का, तो नींद नहीं आ रही। पढ़ाई करके यूज़ करो ना, प्रेशर अपने आप खत्म हो जाएगा, नींद आ जाएगी। बात समझ में आई? तो ये चीज़ की नींद नहीं आती दिमाग से निकाल दो। पक्का ना? किसके साथ ये प्रॉब्लम है? कईयों के साथ होगी। ज़्यादा आ रही है आने दो, ज़्यादा आ रही है आने दो, इसका मतलब आप तो फिर पास होने के लिए पढ़ ही नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब आपकी तैयारी तो है ही नहीं, आपको तो एग्ज़ाम की टेंशन है ही नहीं। 24 में 24 घंटा एग्ज़ाम की टेंशन होनी चाहिए। खाते समय, पीते समय, उठते समय, सोते समय, नहाते समय, धोते समय आपको केवल ये याद होना चाहिए एग्ज़ाम आ रहा है, सीए का एग्ज़ाम है, सीए पास होना है, सीए बनना है, सीए का एग्ज़ाम है। दिमाग में जब ये 24 घंटा चलेगा तो कोई आपको पढ़ाई से रोक नहीं सकेगा। आप पॉजिटिव एफिशिएंसी के साथ पढ़ोगे। नींद ज़्यादा तो कभी नहीं आने वाली। जब आपका दिमाग सुस्त है, इसका मतलब आप खुद सुस्त हो, जो होगा देखा जाएगा। तो बेटा नींद तो बहुत आराम से आएगी, 24 में से 14 घंटे नींद आएगी। हाँ, वो भी कम लगती है। एग्ज़ाम का अगला दिन है, रात को पढ़ाई कर रहे हैं, 1 दिन हो गया सोए नहीं हैं। एग्ज़ाम कितने बजे है आपका? 2 बजे है ना, रात है ना, अभी सोने के लिए ढेर सारा समय, नींद आएगी, गिर जाएंगे। अरे रात भर पढ़ो, नींद नहीं आ रही तो टेंशन लेने की एक पैसे की ज़रूरत नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैंने देखा है लोगों को भुगतते हुए, मैं उसी चीज़ को बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया था अपने एग्ज़ाम के समय, मुझे डॉक्टर ने कहा था बेटा तुमको नींद नहीं आती, पापा डॉक्टर के यहाँ ले गए, डॉक्टर ने हमको यही दवा रिकमेंड कर दी। हमें नहीं मालूम था ये नींद की दवा रिकमेंड कर दी, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने भी एग्ज़ाम के दिन दवा ली। और मुझे क्या मालूम ये नींद की दवा है, थे बच्चे, मैंने दवा ली रात में और उसके ऊपर फिर ग्लूकोज पी लिया। एक नींद भगाने का तो एक नींद लाने का। मुझे क्या मालूम नींद की दवा है, इसके ऊपर ग्लूकोज नहीं पीते। मैंने दवा तो ले ली, उसके ऊपर ग्लूकोज पी लिया कि रात भर पढ़ना है। अब बेटा सोचो मेरी हालत क्या हो गई होगी। न तो थे उधर के, न तो थे उधर के। समझ में आई बात? और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है अपने दोस्तों में, जान पहचान में, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं, डॉक्टर बोले तो भी नहीं। क्या डॉक्टर बोले उसको नहीं एग्ज़ाम देना है ना, उसको सीए नहीं बनना, वो डॉक्टर बन चुका। तुम कहोगे नींद नहीं आती, ले बेटा नींद की दवा खा ले। और क्या करेगा वो? तुमको नींद लाने के लिए तुम ये थोड़ी कहने गए थे कि हमको सीए बनना है, तो सीए बनने की दवा खिलाता कि बेटा जागते रहो। तुमने क्या प्रॉब्लम रखी उसके सामने? नींद नहीं आती तो नींद की दवा दे दिया, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो कोई दिक्कत नहीं, नींद आए या ना आए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्मूथ वे में चलती रहनी चाहिए और सिंसियर वे में। एग्ज़ाम के दिन सुबह उठेंगे, जब समय जाना होगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में आधा घंटा पहले रिपोर्टिंग करेंगे। आधे घंटे पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे। रिपोर्टिंग करने का मतलब बताने नहीं जाएंगे सर हम आ गए, रिपोर्टिंग करने का मतलब आप आधे घंटे पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में वहाँ पहुँच जाएंगे। कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर ही उल्टियाँ और चक्कर आते हैं, ठीक है ना। और कुछ को एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर आते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले होते उनको एग्ज़ाम देने के बाद आते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस हैं। अरे
अलग अलग स्टेजेस हैं, आपको उल्टी चक्कर तबीयत कब खराब होती है वो आपको देखना है। एग्ज़ाम के पहले हो रही है, 10 दिन पहले तबीयत खराब है, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, एग्ज़ाम के 1 घंटा पहले, एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम के बाद, ये डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी पर। ये प्रॉब्लम होती है जब आप अपना रूटीन अचानक चेंज करेंगे, तो ये प्रॉब्लम बट ऑब्वियस है आनी। हाँ, पेपर पर सारा दोष चला जाता है, बस तबीयत खराब हो गई थी, पेपर खराब हो गया। सुन ले इधर, तबीयत खराब हो गई थी तो पेपर खराब हो गया। मैं बता रहा हूँ ना, कई लोगों की आदत होती है, तबीयत खराब हो गई थी सर 1 दिन पहले, मैं क्या करूँ, पेपर नहीं खराब होगा। अरे इतनी अच्छी बात, 2 साल और पेपर खराब करो, क्या दिक्कत है। तबीयत तो खराब थी और एग्ज़ाम के दिन खराब हुई, कितनी गलत बात है, भगवान ने तुम्हारे साथ तो अन्याय किया है कि नहीं। तो बेटा केवल सहानुभूति ही बटोरते रह जाएंगे। अ डिफीटेड सोल्जर हैव अ बंडल ऑफ रीजंस। हारे हुए सिपाही के पास ये लंबी लिस्ट बनी होती है, हम इसलिए हारे, हम इसलिए हारे, हम इसलिए हारे, हम इसलिए हारे। और जीता हुआ होता है ना, बिना हथियार के भी गया हो, जीत करके आया हो, शाबाशी देने वालों की कमी नहीं रहती। उसके पास कोई रीज़न नहीं होता, वो कहेगा हम तो साल भर घूमे थे, पढ़ाई थोड़ी किए थे। झूठ बोल रहा है, पढ़ाई किया था, चुट्टा, रात भर पढ़ाई किया था, हम लोग को बताया ही नहीं। ये रीज़न होता है। समझ में आई बात? देखो कितना अंतर हो गया, सोच में फ़र्क है। अब आप लोग क्या करेंगे, पढ़ाई पर पूरी तरह कंसंट्रेट, क्योंकि अब 25 दिन से ज़्यादा तो है नहीं कि भगवान आपको 1 दिन और बोनस में डाल दे कि इस तारीख में, इस महीने 32 दिन होंगे। अकाउंट्स का पेपर देखा, 3 घंटे तक न हमें दाएं देखना है, न हमें बाएं देखना है, न हमें आगे देखना है, न हमें पीछे देखना है। 3 घंटे तक हम अपना काम करते रहेंगे। स्पीड फर्स्ट क्वेश्चन से ही मेंटेन करेंगे। और जानते हो क्वेश्चन कैसे पिक करते हैं? नहीं मालूम ना? ढंग से सुनना। जो क्वेश्चन पेपर में सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन हो उसको सबसे पहले टच करते हैं। और ये ह्यूमन मेंटलिटी मैं अभी बता रहा हूँ, जो गलती करते हैं बच्चे, और मैं अभी बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के बाद जब तुम लोग निकलोगे कहोगे सर यही गलती मैंने की। अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग गलती करके आओगे। बताऊँ? बता दूँ कि कौन सी गलती करोगे? तुम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन पहले टच करोगे। हम अभी बता रहे हैं, और ये बहुत बड़ी गलती होगी। पास होने से अगर रहना है, मरहूम रहना है, तो 16 नंबर का क्वेश्चन पड़ा हुआ है, पहले टच कर लो, बात खत्म। 1.5 घंटा 1 घंटा कब बीत जाएगा हवा भी नहीं लगेगी। और मैक्सिमम बच्चों का अकाउंट्स का पेपर इसीलिए छूटता है क्योंकि पहले उन्होंने कौन सा क्वेश्चन पिक किया? 16 नंबर का। हम बता रहे हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ यही गलती होती है। जो बच्चा बाहर आकर केवल ये चिल्ला दे मुझे टाइम नहीं मिला, तो समझ लो पहला क्वेश्चन उसने 16 नंबर का टच किया। कौन कहा था 16 नंबर का टच करने के लिए? क्यों 1 घंटा दिया तूने पहले क्वेश्चन पे? 16 नंबर में क्या 50 नंबर मिलते हैं? अरे 4 नंबर में 4 नंबर मिल जाए, 8 में 8 मिल जाए, 2 में 2 मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी? मैंने 16 नंबर का क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व किया, क्योंकि उस समय टाइम बहुत होता है ना। जैसे तुम लोग का आईपीसीसी में जब 9 महीना था तो उस समय तो वैल्यू नहीं समझ में आई, अब वैल्यू समझ में आ रही है। उसी समय 3 घंटे में तुम लोग 16 नंबर पर ज़्यादा इंफेसाइज करते हो, 84 मार्क्स को किनारे रखते हुए। जो बच्चा पहले 16 नंबर का क्वेश्चन टच किया, 1 घंटा तो उसने अपना दे दिया। समझ लो ऑन एन एवरेज 45 मिनट से 1 घंटा उसका चला जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। और जब वो दोबारा घड़ी देखता है, आधा ब्लड प्रेशर उसका हाई। और उस समय जब आप जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो किस तरह से आपके आंसर्स आते हैं आपको अच्छी तरह मालूम है। जब आप यहाँ पर पहली बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन दूसरी बार घर पे सॉल्व करते हो तो हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। वहाँ तो बिल्कुल पहली बार मुलाकात हुई है उस क्वेश्चन से, और उसको हड़बड़ी में पढ़ोगे तो सोचो कितनी गलतियाँ करके आओगे। बात समझ में आई? तो करना क्या है, जो सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन हो, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, जो 8 मार्क्स का, हम इस तरह से सीरियल उठाएंगे। पहले इस तरह के क्वेश्चंस, बाद में इस तरह के क्वेश्चंस,
उसके बाद इस तरह के, उसके बाद इस तरह के, और लास्ट में बचा 2 क्वेश्चन आता है 16-16 नंबर का। आराम से उठाकर देखोगे, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा दोनों को डील करने के लिए। छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना 1 नंबर का पेपर नहीं है। हाँ या ना? लोग कहते हैं सर अकाउंट्स की थ्योरी में मार्क्स मिलते हैं। अरे अकाउंट्स की थ्योरी में अगर 10 नंबर की थ्योरी आती है, अगर आपने ढंग से उसको टच कर लिया तो 10 में 10 मिलते हैं। अकाउंट्स की थ्योरी में भी मार्क्स वैसे ही मिलते हैं जैसे कि न्यूमेरिकल में मिलते हैं। और बच्चों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है कि वो थ्योरी को टच ज़्यादा नहीं करते, वो थ्योरी पर इतनी एफर्ट्स नहीं देते, थ्योरी को वो थोड़ा साइड में ले करके चलते। क्यों भाई? उस पर न्यूमेरिकल के बराबर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तरीका समझ में आया? अगर ये तरीका यूज़ करोगे, मेरे हाथ से अभी लिखित में ले लो, तुम लोगों में से कोई फेल नहीं होगा। लिखित में मैं दे सकता हूँ, बस ये तरीका हम बता रहे हैं। गलती करोगे, अभी भी करोगे, अभी भी बच्चे इसमें से कुछ बच्चे 16 नंबर का क्वेश्चन पहले टच करेंगे। अरे सर घर से करके गए थे ना, डिट्टो छपा हुआ आ गया था, क्या करें, दिमाग में आंसर था। अरे बेटा तुमने 45 मिनट बर्बाद कर दिया, 1 घंटा, भले ही रटा हुआ क्वेश्चन क्यों ना हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती होगी और तुम ही लोगों में से होगी, और छूटने वाला क्वेश्चन भी तुम ही लोगों में से होगा। लेकिन जो बच्चा भले ही घर से वो क्वेश्चन ना करके गया हो, अगर ये स्ट्रेटजी यूज़ किया, गारंटी लिख लो 100 में 100 करके आएगा। सारा गलत करके आएगा तो भी 55-60 नंबर पा लेगा। अरे मजाक नहीं कर रहा मैं। हर क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है, हर क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है। कुछ लोग एग्जामिनेशन हॉल में भी कंजूसी से बाज नहीं आते, घर पे तो करते ही हैं, आदत पड़ चुकी होती है ना रफ पे लिखने की, महीन महीन लिखते हैं रफ पे, उसके बाद इरेजर ले लेते हैं, उसको भी मिटा करके फिर लिखते हैं। हाँ, तो ये कंजूसी खैर एग्जामिनेशन हॉल में मत करना। तुम लोगों ने फीस जमा की हुई है, कॉपी मिलेगी, एक भर गई तो दूसरी मिलेगी, दूसरी भर गई तो तीसरी कॉपी मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। करना क्या है, फर्स्ट पेज आया, जब आपको कॉपी मिलती है, नीचे इतना मार्जिन रहता है, ऊपर इतना, बाकी रूलर बने ही होते हैं, वो बने होते हैं ना। आप क्या काम करोगे, फ्रंट पेज ये नहीं होता, फ्रंट पेज आपका रोल नंबर और क्वेश्चंस को शो करता है। यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्टेड की डिटेल रहती है, मालूम है नहीं मालूम है, ये है ना। यहाँ पर आपका ऐसे बना होता है रोल नंबर लिखने के लिए, आपको यहाँ रोल नंबर लिखना है, नाम नहीं लिखना। जिसने नाम लिख दिया समझ लो बेचारे का रिजल्ट विदहेल्ड हो गया, रिजल्ट रुक जाएगा, लाख कोशिश करोगे रिजल्ट रिलीज़ नहीं होने वाला। क्लियर है? तो केवल यहाँ रोल नंबर लिखना है। कुछ लोग रोल नंबर कैसे लिखते हैं, मान लो लिखना हो 8,53,127, तो 8,53,100, हरी हरी ये बेटा 5 अक्षर लिखे वो भी गलत, कम से कम उसका तो इम्प्रेशन सही डालो, ये तो सही होना चाहिए जिस पर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड है। उस समय भी बच्चे गलती करने से बाज नहीं आते, ऐसे मिलेंगे क्लासरूम में, मैम गलती हो गई। इधर कुछ लोग अंदर कॉपी भरने से ज़्यादा इसको भरने में मशगूल रहते हैं, जैसे सुडोकू खेलने आए हों एग्ज़ाम में, पहला क्वेश्चन हो गया लिख लिख, पहला भर गया, अरे भैया बाद में इसको करना, दैट इज़ योर सेकेंडरी एम, द फर्स्ट एम टू सॉल्व द पेपर कंप्लीटली। हम जब हमें कॉपी मिलती है रोल नंबर लिखेंगे और हर पेज के नीचे चुपचाप सबसे पहले जाकर पीटीओ 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 पीटीओ, कुछ न लिखो, पीटीओ पीटीओ डाल दो। टाइम बचा तुम्हारा, पेपर मिलने के बाद टाइम बचा। मान लो बीच में तुमने 2 पेज ब्लैंक छोड़ दिए, टीचर उसके आगे ना चेक करे तो केस कर दोगे। पीटीओ लिखे होगे तो केस कर सकते हो ना, नहीं समझे। हर पन्ने पर जाते ही पीटीओ वर्ड लिख दो लास्ट तक, उसके बाद भले ही पीटीओ ना हो तो भी पीटीओ लिख दो, ठीक है ना। आने दो, अभी उसको लास्ट में बता रहे हैं ना। क्लियर है? यहाँ पर मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का सी, एक लाइन छोड़कर आप अपना क्वेश्चन फॉर्मेट वगैरह बनाना शुरू कर दो, कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। इधर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 का सी, इधर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 का बी, इधर लिख दिया क्वेश्चन नंबर, इधर लास्ट लाइन भी नहीं छोड़ रहे, 2 का ए, नहीं लिखना है ऐसे।
घर की कॉपी में नहीं लिख रहे हो, रफ नहीं कर रहे हो, घर की कंजूसी छोड़ दो, वहाँ पे आप अपना पूरा फैला करके लिखोगे, बढ़िया से नज़र आना चाहिए दूर से। और ये अलग कलर की पेन होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। किस कलर की होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए। अब वहाँ आर्ट बनाने तो जा नहीं रहे कि कितने कलर में यूज़ करें, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बात समझना, उस तरह की आर्ट्स नहीं चलेंगी वहाँ पे। वहाँ पर केवल आप 2 कलर यूज़ करेंगे, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक से आप हेडिंग्स देंगे और क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, बस ये काम करेंगे ब्लैक, बाकी सारा काम ब्लू पेन से करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट एक कलर रिकमेंड इसलिए करती है ताकि आप अपना टाइम कलरफुल बनाने में ना करें, हाईलाइट करने में ना करें, अनड्यू इन्फ्लुएंस लाने में ना करें टीचर को, आप एक जैसा लिखते चले जाएं। तो हम रिकमेंड करेंगे आपको, आप अपना क्वेश्चन नंबर और हेडिंग्स किसी और कलर से लिख सकते हो, ब्लैक कलर से, बाकी आपको सब ब्लू में लिखना है, बस इतना तो सजा सकते हो कॉपी को, ज़्यादा उसमें उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्पीड जिसने मेंटेन नहीं की, फर्स्ट क्वेश्चन, अभी भी मोबाइल का चक्कर गया नहीं है, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन से आपको स्पीड मेंटेन करनी है, ये वर्ड दिमाग में बैठा लो कहीं ना कहीं किसी कोने में। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या करना है? स्पीड मेंटेन करनी है। सोने हीरे मोती जड़ देने से 10 में से 20 नहीं मिल जाएगा, उतने ही मिलेंगे जितने मार्क्स का क्वेश्चन का मार्क्स अलॉटेड है। क्लियर है? हाँ या ना? बहुत बढ़िया शुरू में लिखा, बाद में बहुत गंदा लिखा, सब काम नहीं चलने वाला, पक्का। अकाउंट्स का पेपर खत्म हुआ, जब हम एंट्री कर रहे थे कॉलेज में, ढेर सारे दोस्त मिले, कॉलेज में एंट्री कर रहे थे, अकाउंट्स का पेपर, पहला पेपर था ना, देने जा रहे थे। हाय, मैंने कहा हेलो, कैसा है पेपर, तेरा पेपर कैसा है, मतलब तैयार है? तो उसने कहा हायर परचेज नहीं तैयार है, और हायर परचेज से ही क्वेश्चन आ रहा है। उसको पहले ही मालूम है हायर परचेज से ही क्वेश्चन आ रहा है। तुम्हें कैसे मालूम? अरे दिल्ली से फ़ोन आई थी, मुंबई से मेरे दोस्त ने बताया, उसने बताया हायर परचेज से क्वेश्चन छपाया। अरे मैंने तैयार किया लेकिन पता नहीं आए ना आए। मैंने कहा मेरा तो तैयार ही नहीं हायर परचेज, मैंने इंश्योरेंस क्लेम पढ़ रहे थे, छोड़ करके हायर परचेज पढ़ने लगे। दोस्त ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में भी पीछे खींचने से बाज नहीं आते। उसको पेपर पहले से ही मालूम है, लीक हो गया उसके लिए पेपर, हायर परचेस आ रहा है, ऐसा स्ट्रांगली रिकमेंड करेगा जैसे बस फंस गया पेपर। हमें तो पहले से ही पेपर मालूम है, ये 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तैयार हो तो आ गया बेटा, नहीं तो गए तुम काम से। हाँ मेरे तो 3 चैप्टर नहीं तैयार है इसमें से, बेटा तू तो गया। और उसको पहले से ही मालूम है मैं गया वो पास। बचना है, एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करो, अपनी कॉपी लेकर किसी कोने को जाकर पकड़ो और पढ़ाई शुरू कर दो। कोई दोस्त बोले और दोस्त कैसा है, जूता निकालो और मारने के लिए खड़े हो जाओ, और कुछ मत करो। वहाँ कोई दोस्ती नहीं चलने वाली, ये याद रखना। मैं मना कर रहा हूँ, उसके बावजूद एक साथ 3-3 लोग पहुँचते हैं, एक दूसरे को घर से उठाता है, दूसरा तीसरे को पिक करता है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में तो पहुँचते हैं। नहीं, उस समय उस दिन भी सीरियसनेस नहीं रहती, वो तो जब 2-3 बार बच्चा फेल हो जाता है ना, तब लगता है कुछ गलती हो गई क्या पास्ट में। तो भी अपने ऊपर दोष नहीं देंगे, वो इंस्टीट्यूट की गलती थी, जहाँ पढ़ते थे वहाँ की गलती थी, जो पढ़ाता था उसकी गलती थी, जो जिस इंस्टीट्यूट ने हम लोगों के साथ धोखा किया। हम लोगों से पहले तो ढेर रिजल्ट निकालते थे, जब हम एग्ज़ाम देने गए तो रिजल्ट नहीं निकाला। कुछ ना कुछ गलतियाँ और एक्सक्यूजेज मिल जाते हैं, मिलने स्वाभाविक है। तो करेंगे क्या? अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। उन आधे घंटों में भी एग्ज़ाम में छुट्टी हुई, 3 घंटा करके निकले, पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, बाहर निकले, दोस्त मिलने स्वाभाविक हैं। और दोस्त बताओ पेपर कैसा हुआ? फाड़ू आया था, फाड़ू। अब वो तो ऐसा बोल दिया जैसे कि 100 में 100 करके आया है। अरे यार 100 में 100 छाप दिया, मैंने छाप दिया, तेरा कैसे हुआ? मेरा 2 क्वेश्चन रह गया। देखो तो दुखी हो गए। वो जैसे ही बोले और दोस्त कैसा हुआ पेपर है, जूता निकाल लेंगे, दौड़ा देंगे। कैसा हुआ, तेरे से क्या मतलब? जैसा हुआ 6 दिन बाद आराम से गले मिल कर बात करेंगे, 2.5 महीना रोने के लिए पूरा समय मिलेगा, गाना गाएंगे। आज के दिन छोड़ दो, मेरा दूसरा पेपर लॉ का है, मुझे लॉ की तैयारी करने दो, बाकी इधर से अपना चले जाओ लॉ की तैयारी करने। तू एक काम कर, तू उस दोस्त के साथ उठना, अच्छा तू दोनों बात कर आराम से, तू दोनों एक साथ फेल होना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो गया पास होने के लिए पढ़ने, ठीक है ना?
तो दोस्तों से ऐसे ही बदला लेते हैं, जो तुमसे बात कर रहे हैं उसको दूसरे के साथ भिड़ा दो, वो दोनों फेल और तुम अपना निकल लो। ठीक है। घर गए, सेकंड पेपर की तैयारी किए, घर जाते ही तैयारी करना नहीं शुरू करना है, घर जाते ही पहला काम करना है अकाउंट्स की जो मोटी मोटी किताबें लगा रखी थी, सजा रखी थी, सबसे पहले उसको उठा करके तो फेंको, सड़क पर नहीं, ड्रॉर में, अलमीरा में फेंक दिया। और लॉ की जितनी किताबें थी तुरंत सामने रख दी। घर जाते ही पहला काम ये करना है, क्योंकि अब आपको तुरंत अपना माइंड चेंज करना है एक सब्जेक्ट से निकाल कर दूसरे में। अगर आपने गलती से भी घर जाकर पेपर खोला अकाउंट्स का, क्वेश्चन आंसर मैच कर रहे हैं, ये एडजस्टमेंट सही है या ये गलत है, बेटा अब कुछ होने वाला है नहीं, एक लाइन तो यहाँ बैठा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तुमको जो बेस्ट एफर्ट देना था वो 3 घंटे गए, आने वाले 3 घंटों के बारे में सोचो कि वहाँ तुम क्या कर सकते हो। पेपर खराब हुआ, दोस्त का पेपर फाड़ू हुआ है, मेरा नहीं हुआ, भाड़ में जाए। हम अपना पेपर जानते हैं कि हमें परसों फिर फाइट करनी है। क्लियर है। पेपर की तैयारी शुरू कर दो, लॉ रख लो, घर के बाहर जाओ, 5 मिनट टहल लो, खाना खाओ, सो जाओ, 1 घंटे बाद उठो। विश्वास मानो अकाउंट्स पूरी तरह दिमाग से निकल चुका होगा। और अगर दिमाग में से निकल चुका है तो दोबारा अगर एक बार भी किसी दोस्त की फ़ोन आ गई, हेलो पहला क्वेश्चन क्या किया था, तो बेटा समझ लो फेल होने की तैयारी तुमने शुरू कर दी। फिर से फ़ोन आनी ही आनी है, पेपर कैसा हुआ तुम रोक नहीं सकते। तो मैंने इसीलिए कहा कि फ़ोन को क्या कर देना, स्विच ऑफ कर देना, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। क्लियर है। सेकंड पेपर की हमने तैयारी की, 1 घंटा सो करके उठे, बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ाई करने बैठे, रात दिन पढ़ेंगे, नींद आएगी तो करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं करेंगे। दूसरा पेपर देने गए, हाय दोस्त क्या हाल है, जूता निकालेंगे, हाँ अपना पढ़ाई करो। एग्ज़ाम दो, बाहर निकलो, हाय दोस्त कैसा हुआ, जूता निकालूं क्या। 4 पेपर तुमको ऐसे ही कंटिन्यूअस देने हैं, बिना किसी से कोई बातचीत किए हुए, पिछले पेपर के बारे में डिस्कशन किए बिना। विश्वास मानो लास्ट मोमेंट तक केवल फाइट करनी है। लास्ट मोमेंट का मतलब 2 घंटे 59 मिनट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पूरे 3 घंटे 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। जब तक टीचर आपके पास आपकी कॉपी छीनने ना आए मत दो। जो बच्चे होते हैं बड़े ईमानदार होते हैं, 3 घंटा बजे ठीक है दे दो, तो समझ लो उसका पेपर कैसा हुआ है। जो बच्चा पास होने वाला होता है लास्ट मोमेंट तक फाइट करता है, लिखता रहता है, कुछ ना कुछ लिखेगा ज़रूर, वो उस 1 मिनट को भी जाया नहीं करेगा। और जिसको मालूम है उसने क्या किया है, 3 घंटे हो गए मैम, कॉपी घंटी बजने के पहले उसको पता चल गया 3 घंटे हो गए। बात समझ में आई। कंप्लीट 3 घंटे होने दो, टीचर को तुम्हारे पास आने दो, देखा जाएगा। लास्ट पेपर तक पीछे अच्छा हुआ या खराब, रोना नहीं रोना है। लास्ट पेपर जब बीत जाएगा उसके बाद हम मिलेंगे तुमसे, तुम्हारे दूसरे दोस्त मिलेंगे, गले मिल कर बात करना, अकाउंट्स में क्या हुआ था, अब ज़रा बताओ। जो बोल रहा था फाड़ू हुआ था वही सबसे पहले रोएगा कि मेरा सबसे ख़राब हुआ था। वो तो उस समय गया ही गया था, तुमको डुबाने के लिए बोल रहा था कि मेरा इतना अच्छा हुआ, ताकि तुम क्या हो जाओ, डिमोरलाइज हो जाओ। बात समझ में आई। क्योंकि उसको तो उसी समय एग्जामिनेशन हॉल में लग गया था, बेटा अब तो मैं गया, मेरा दोस्त पास हो जाएगा तो पापा तो बहुत मारेंगे हमको। तो उसको वो 3 घंटा कैसे फेल करना है वो बाकी सोचने में लगाता है। उसका कैसे हो रहा है पेपर इस पर ध्यान जाता है, मेरा कैसे हो रहा है इससे मतलब नहीं है, मेरा तो अच्छा नहीं हो रहा है, बगल वाले का खराब हो रहा है और कैसे खराब कर दे। कहने का मतलब ये है अपने से कंसंट्रेट रहना, किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जो तुमको अगर लगता है पेपर टफ है, 60 नंबर का पेपर इजी है, 40 का टफ है, 60 नंबर के पेपर पर पूरा 2.25 घंटा लगा देना। कितना? 2.25 घंटा पूरे 60 नंबर पर लगाना। और 40 नंबर के लिए जो तुम्हें पेपर टफ लगता है उसके लिए 45 मिनट 40 मिनट बहुत है। स्पीड में उसको कंप्लीट करना, लेकिन करना जरूर विद फॉर्मेट। क्लियर है? हाँ या ना? कहीं कोई डाउट है बोले। एग्ज़ाम के दिन जब घर से निकलना तो हलवा पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी सब खा कर निकलना, ऐसा कोई काम मत करना। बहुत हल्का खाना खाना है, ब्रेड और चाय मिल जाए बहुत है। उस समय आपके दिमाग में इतनी टेंशन होती है कि आप वोमिटिंग तक कर सकते हो।
बात समझ में आई ना? तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक। हाँ बोलें। सेम वही, कॉस्ट एफएम में पास होना है। 40 नंबर आपके पास तो अभी रखे हुए हैं थ्योरी के। बच्चे एक काम नहीं करते, थ्योरी नहीं पढ़ते, थ्योरी नहीं पढ़ते। फैन ऑन कर देना। बच्चे क्या करते हैं? थ्योरी नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी जो एक ड्रॉबैक रह जाती है बच्चों के साथ, वो होती है थ्योरी न पढ़ना। एग्जाम के 5 दिन पहले पढ़ना शुरू करेंगे, अरे क्या आएगा दिमाग में? आप डेली 15 मिनट थ्योरी के लिए रखो, 20 मिनट आधे घंटे कॉस्ट एफएम की थ्योरी के लिए रखो। पास होना चाहते हो कॉस्ट एफएम में? कितना आसान है पास होना। सबसे आसान कॉस्ट एफएम पास होने के लिए बच्चे केवल 40 नंबर छोड़ करके जाते हैं। साल भर 60 नंबर की तैयारी करेंगे, क्या इस 60 में 60 मिल जाएगा तुमको? Nobody knows that which type of questions can be asked in the examination. The question might be easy or might be tough. कुछ भी हो सकता है। अगर इजी बन गया तो बल्ले बल्ले ठीक है, ऑन एन एवरेज मिलाकर पास हो गया। कुछ थ्योरी लिख दिया, कुछ न्यूमेरिकल कर दिया। पेपर टफ बन गया तो बेटा केवल तुम्हें उस समय केवल और केवल थ्योरी बचाएगी। अगर कॉस्ट एफएम में 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस लाना चाहते हो, उसके पीछे केवल एक ही रीज़न है कि आप 40 नंबर की थ्योरी पर कमांड पा लें। आप जो चाहेंगे कॉस्ट एफएम में मिलेगा, जो चाहेंगे मिलेगा। मैं अभी भी कहता हूँ एग्जाम में 25 दिन है, कई बच्चों की कॉस्ट एफएम की थ्योरी नहीं तैयार होगी। बस सर वही रह गया है, बस वही वही रह गया है। बस एग्जाम के 5 दिन पहले तक बस चलता है और वही लेकर के डूब भी जाता है। साल भर मैं बोलता हूँ कि कॉस्ट एफएम की थ्योरी पर थोड़ा कंसंट्रेट करें, पढ़ाई करें, 10 मिनट आधा घंटा थ्योरी पर जरूर दें। हाँ बोलें। आज से अगर कॉस्ट एफएम की थ्योरी पर बैठो तो बमुश्किल 20 से 25 घंटे लगेंगे पूरी कॉस्ट एफएम की थ्योरी कंप्लीट करने में। बमुश्किल 20 से 25 घंटे लगेंगे, उससे ऊपर एक भी घंटा नहीं लगेगा। आज घर जाओ, कल रात तक पूरी कॉस्ट एफएम की थ्योरी 40 नंबर फेंक सकते हो। उसके बाद डेली 10 मिनट केवल देना है तुमको रिवीजन करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी 5 से 10 मिनट फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी। प्रोसेस की थ्योरी 15 मिनट से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी अगर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की थ्योरी मुश्किल से 15 मिनट, मार्जिनल कॉस्टिंग की थ्योरी मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगती है। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी 1 घंटा लेता है, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटा लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता। अरे कहाँ थ्योरी टाइम लेती है, लेकिन आप लोग छोड़ कर जाते हो, इसीलिए आपको नहीं मिलते। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी नहीं मालूम, डिटेल नहीं मालूम, एस्केलेशन क्लॉज में क्या होता है ये नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? क्वेश्चन आते हैं तो भक 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 करते चले जाते हो। अरे कंसेप्ट तो समझो उसका, केवल कहानी तो पढ़नी है हमको। सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट हम न्यूमेरिकली जानते हैं, थ्योरेटिकल क्यों नहीं जानते? एक बार पढ़ने की देर। हाँ बताएं। 50-50 आते हैं दोनों के। नहीं, दोनों का टोटल मिलाकर आपको पास होना है कॉस्ट एफएम में। हाँ बताएं। जब आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा किताब से तो जाहिर सी बात है जो करोगे आप बना कर लिखोगे। और बना कर लिखने में आप लोग कितने माहिर हो? आप लोग ऑथर तो हो नहीं, आपकी नॉलेज तो है ही नहीं सब्जेक्ट पर। जब तक आप 2-3 बार नहीं पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आप एग्ज़ाम में कैसे अच्छा प्रेजेंटेशन दे लोगे? आप चाहते हो मार्क्स भी अच्छा मिले, आप चाहते हो घटिया लिख करके भी आएँ। घटिया लिख करके बढ़िया मार्क्स कैसे पाया जाता है, हमको ज़रा बता दें आप। इन्फीरियर लैंग्वेज पे अच्छे मार्क्स कैसे दे देगा कोई? 40 मार्क्स आपको इंस्टीट्यूट दे रहा है बैठे बैठे कॉस्ट एफएम में पास होने के लिए। बच्चे फेल ही इसलिए होते, कॉस्ट एफएम नहीं फेल कराता, ये बच्चों की लापरवाही उनको फेल करके छोड़ती है। हाँ और बताएं, कोई डाउट हो तो पूछें। स्टेप मार्किंग बिल्कुल होती है, कोई भी पेपर हो। थ्योरेटिकल पेपर में भी यही स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। 2-3 नंबर के क्वेश्चन है, सबसे पहले उनको टच करो, जो सबसे आता हो पहले हो उसको टच करो। 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 लाइन 3 लाइन लिखोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन में 6 लाइन लिख दी, पूरे मार्क्स मिलेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में आधे पन्ने को भर दिया, बहुत बड़ी बात है। बीकॉम का एग्जाम आप नहीं देने जा रहे हो कि पूरी कॉपी की कॉपी भरो। 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आगे पीछे 2 पन्ने बहुत ज़्यादा, मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, जितना लिखो टू द पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर। किसी भी लैंग्वेज को रिपीट मत करो। एक बार अगर आपने कोई पॉइंट लिख दिया, उसको आप सोचोगे मैं बड़ा करके लिख करके सजा करके दिखा दूंगा टीचर को, तो मार्क्स नहीं बढ़ने वाले, वो आपका वेस्टेज है टाइम का। तो रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज में।
अगर कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो लॉ हो चाहे वो टैक्स हो, कि एक्स ने वाई को माल बेचा है, फलाना हुआ, केस दाखिल करना है, वो 3 स्टेप में सॉल्व होता है। मालूम है वो 3 स्टेप? वो 3 स्टेप कौन से लिखने हैं? अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव, केस लॉ से रिलेटेड, कहानी स्टोरी से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको पता चल गया हमें कंपनी एक्ट का ये प्रोविज़न पूछा गया है। डायरेक्ट कभी आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जाता। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड प्रोविज़न लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आपको मालूम है 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 8 से 10 लाइनें बहुत हैं। 2-3 लाइनों में आपने क्या लिखा? प्रोविज़न। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, फलाना डिमाका, सेक्शन कोट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो। आपने ये प्रोविज़न लिखा, अब आप लिखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम थी। इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, फलाना डिमाका लिख लेंगे 2-3 लाइन में, हाँ या ना? और उसके बाद इनको दोनों को जोड़ करके सो द कंक्लूजन इज। अब बात समझ में? 3 स्टेप। पहला, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम पहले प्रोविज़न कोट कर लेंगे, क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है वो लिखेंगे, फिर दोनों को कोरिलेट करते हुए सॉल्यूशन देंगे। ये तरीका होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन को डील करने का। डायरेक्ट आंसर नहीं, केस नहीं कर सकता, हो गया काम खत्म। अरे टीचर को जानने भी तो दो कि आपने क्या पढ़ा, आपने क्वेश्चन को क्या समझा। हो सकता है क्वेश्चन समझने में आपसे गलती हुई हो, लेकिन आपने प्रोविज़न सही लिखा हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कटने की कोई चांसेस नहीं है। डायरेक्ट आंसर लिखोगे, नहीं केस नहीं कर सकता टीचर, नहीं नंबर नहीं दे सकता, नंबर कट गया। अब बात समझ में आई? अभी भी टाइम है, डेली आधे घंटे आपको लिखने पर प्रैक्टिस, 1 घंटा लिखने पर प्रैक्टिस करनी है। रात में सोते समय जाने से पहले कॉपी उठाओ, जो दिन भर पढ़ाई की हो खटपट 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 लिखने की आदत डालो, जो तैयार किए थे दिन भर रिकॉल करके लिखने की आदत डालो। आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी। जो प्रॉब्लम है कि सर अगर हम बना करके लिखाएं, बनाकर कौन लिखेगा भाई जब आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। आप 1 घंटा डेली लिखने की प्रैक्टिस करो, आपकी लैंग्वेज पर कमांड आ जाएगी। 25 दिन बहुत होते हैं। डेली अगर आपके दिमाग में नए 10 वर्ड्स जा रहे हैं, टेक्निकल वर्ड्स जा रहे हैं, 25 दिनों में 250 टेक्निकल वर्ड्स दिमाग में चले जाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है 250 टेक्निकल वर्ड्स दिमाग में आ जाना, जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो। बात समझ में आई? बच्चे ने कहा सर सेकेंड ग्रुप, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो आप एक्टिविटीज़ फर्स्ट ग्रुप में करोगे, सेम एक्टिविटीज़ आपको सेकंड ग्रुप में भी, दोस्त अगर हाय बोले तो क्या निकालना है, बस। कोई वहाँ पर अलग मार्क्स नहीं मिलते, सेम इसी टेक्निक पर मार्क्स मिलते हैं। ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, लिखा रहे गिव योर आंसर विद रीजंस, 1 लाइन रीजंस, 1 लाइन आंसर्स, ट्रू और फॉल्स। तुम लोग लिखते हो ट्रू 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 सर। मान लो फॉल्स हो तो क्या करोगे? बेटा ये कभी नहीं रिकमेंडेड होता कि आप पहले ट्रू लिखें। पहले आप रीज़न लिखें, उसके बाद लिखें ट्रू। पहले आप रीज़न लिखें, उसके बाद लिखें फॉल्स। डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स में आंसर देना खतरनाक होता है। क्लियर हुआ? हाँ और बोलें। मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स डील हो गए। एक बॉक्स लेंगे, उसमें आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके, प्रिंट ले करके, साइन अटेस्ट करवा कर रख लेंगे। 3 से 4 तरह के अलग अलग कंपनियों की पेन रख देंगे। किस्मत बुरी होती है तो मैंने चारों लिंक पेन ले ली, लॉट ही ख़राब था तो चारों ख़राब चलेंगी। अलग अलग कंपनियों की 3-4 अलग अलग कलर में, मीन्स ब्लैक और ब्लू में 2-2, 3-3 पेन ले लेना, ठीक है। इरेज़र रख लेना, पेंसिल रख लेना, स्केल रख लेना। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपके बॉक्स में पड़ी रहें। और इस बॉक्स को कहीं छिपा देना और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले निकाल कर चेक कर लेना सारी चीज़ें एज सच हैं या नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचकर पापा क्या हुआ बेटा, एडमिट कार्ड भूल गए, तो बेटा फिर जाओ एडमिट कार्ड, आधा टेंशन तो वही हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है। और ये टेंशन उन्हीं बच्चों के साथ होता है जो बेचारे खूब पढ़ने वाले होते हैं। भूलने की दिक्कत भी उन्हीं के साथ होती है। और जो लखैरे टाइप के होते हैं घूमने वाले, वो सारी तैयारी करके चलते हैं। एक पेन ले लेंगे, सब हो गया ना सर, इसी से ही लाइन खींच देंगे।
कोई दिक्कत नहीं सर, आप चिंता क्यों करते हो, बहुत है, हम कुछ भूले वूले नहीं हैं, बस इसी से ही सब लिख भी डालेंगे। पेन खराब होगी बगल वाले से मांग लेंगे ना, बात समझना, उसको चिंता नहीं रहती। ठीक है, तो अब निकलना है यहाँ से और झंडे गाड़ करके वापस आना है, हाँ या ना। अब तालियां बजाएंगे आप अपने लिए और खुशी का इजहार करेंगे कि अब मेरा एग्ज़ाम समय आ गया, आज से मेरा जीवन परिवर्तन हो रहा है, 25 दिन तक हम दोस्तों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। तालियां बजाएंगे, बस इतनी।